बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 मार्च 2022 को जब अपोजिशन लीडर्स ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश किया तो उसके बाद गवर्नर राज का बहुत शोर है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नर राज होता क्या है, पाकिस्तान में गवर्नर राज क्यों लगता है, कौन लगा सकता है, पहले कब लगा है। सो ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि सूबे का अख्तियार किसके पास होता है, पावर्स किसके पास होते हैं, गवर्नर का जो तकर्रुरी होता है वो कौन करता है, हमारा आइन क्या कहता है गवर्नर राज के हवाले से, गवर्नर राज की मुद्दत कितनी होती है, इसके साथ साथ गवर्नर राज को अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। और फाइनली ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में माजी में कब और कितनी बार सूबों में गवर्नर राज नाफिज किया जा चुका है। और आखिर में आपसे आपकी राय भी चाहिए हमें। सो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते हैं और फ्री में आपको PDF भी प्रोवाइड करते रहते हैं। सो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सूबे का अख्तियार किसके पास होता है। सो सूबे का अख्तियार तो आप जानते ही हैं कि एक सूबे में वज़ीर आला और सूबाई असम्बली के जो अरकान होते हैं, MPA वगैरह, अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे होते हैं जो उस सूबे की अलामती और इंतज़ामी अमूर चलाते हैं। इसके साथ साथ सूबों में वफाक का नुमाइंदा गवर्नर भी होता है, यानी कि सूबे में वफाक का एक नुमाइंदा होता है जिसे गवर्नर कहते हैं। आम हालात में गवर्नर का ओहदा महज अलामती होता है। अलामती का क्या मतलब है, पावर्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है रियल पावर, दूसरा होता है नॉमिनल पावर। नॉमिनल का मतलब ही है कि बराए नाम आपके पास पावर है, रियल पावर नहीं है। सो गवर्नर के पास जो पावर होता है वो नॉमिनल पावर होता है, रियल पावर नहीं होता। जबकि सूबे में हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाना मुंतखब सूबाई हुकूमत की ज़िम्मे होती है, मगर जब गवर्नर राज लगता है तो एक महदूद वक्त के लिए तमाम तर अख्तियारात गवर्नर के पास आ जाते हैं और वज़ीर आला और उनकी असम्बली बेअख्तियार हो जाती है। जब गवर्नर राज लगता है, नाफिज किया जाता है, तब वज़ीर आला और उनकी असम्बली जो है बेअख्तियार हो जाती है गवर्नर के सामने। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि आम हालात में गवर्नर का ओहदा अलामती होता है, यानी कि नॉमिनल पावर इसके पास होते हैं। लेकिन जब गवर्नर राज नाफिज किया जाता है तो वज़ीर आला भी बेबस और उनकी असम्बली भी बेबस हो जाती हैं, बेख्तियार हो जाते हैं गवर्नर के सामने। अच्छा, गवर्नर की तकर्रुरी कौन करता है? अगर हम गवर्नर की तकर्रुरी की बात करें तो पाकिस्तान के सबसे पहले तो ये है कि हर सूबे में एक गवर्नर होता है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, KPK हो या पंजाब हो। इसको इनकी जो तकर्रुरी होती है, इनको सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद तकर्रुर किया जाता है इनको, यानी कि सदर पाकिस्तान ऐसे नहीं है कि अपनी तरफ से तकर्रुर किसी को कर दें, अपॉइंट कर दें, नहीं, वज़ीर आज़म से ये कंसल्टेशन ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नर बनने के लिए कुछ शराइत भी लाजमी हैं। सबसे पहली जो शर्त वो ये है, कंडीशन ये है कि कौमी असम्बली का रुकन होना लाजमी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आ जाए वो कहे कि मैं गवर्नर बनूंगा, नहीं, उसको कौमी असम्बली का रुकन होना लाजमी है। इसके साथ साथ उसकी उम्र, उसकी एज कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। ज़्यादा हो तो ठीक है, 35 से कम ना हो, 34 ना हो, 33 ना हो। और दूसरी बात, गवर्नर अगर अपना इस्तीफ़ा भी भेजे, रेजिग्नेशन भी भेजे, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ही अरसाल करेगा। गवर्नर जो है अपने मुताल्लिका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है हर सूबे में है, उससे अपना हलफ लेता है गवर्नर तकर्रुरी के बाद। अब यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी तकर्रुरी कौन करता है। अब हम देखते हैं कि हमारा आइन क्या कहता है गवर्नर राज के हवाले से, गवर्नर रूल के हवाले से। सो आइन ने पाकिस्तान की 10वीं बाब में 2 शिक्कें ऐसी हैं। बाय द वे, शिक का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा। जो 10वीं जो बाब है आइन पाकिस्तान में, उसमें जो 2 शिक्के हैं, 2 पार्ट्स हैं, जिनकी बुनियाद पर सूबे में
ایمرجنسی یا گورنر راج لگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ دو شقیں ایسی ہیں جن کی بنا پر ایمرجنسی بھی صدر پاکستان لگا سکتے ہیں اور گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں۔ ان میں دو آرٹیکلز جو ہیں بہت ہی اہم ہیں، ایک تو ہے 232 اور دوسرا ہے 234، یہ دونوں امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر صدر پاکستان سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا اس کے کسی حصے کو جنگ یا بیرونی خطرات لاحق ہیں یا ایسی اندرونی شورش ہے جو صوبائی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، تو وہ ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں، گورنر راج بھی نافذ کر سکتے ہیں اس صورت میں۔ یعنی کہ جنگ کا خطرہ ہو، بیرونی کوئی خطرات لاحق ہوں یا کوئی اندرونی جو ہمارے ٹرموئل چل رہے ہیں وہ ہو، تو بھی صدر پاکستان ایسا کر سکتے ہیں۔ تاہم اندرونی خلفشار کے باعث لگنے والی ایمرجنسی کی صورت میں اس فیصلے کی نفاذ سے پہلے اس کو صوبائی اسمبلی سے توثیق لازمی ہے، یعنی کہ صوبائی جو اسمبلی ہے اس سے اس کو توثیق یعنی کہ اپروول آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لازمی ہوتا ہے۔ اس شق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر صدر اپنے طور پر ہی یہ فیصلہ کر لیں، یعنی کہ صوبائی اسمبلی سے مشورہ نہ کریں، ان سے کوئی اپروول نہ لیں، تو اس صورت میں انہیں پارلیمان یعنی کہ جو ہماری سینٹ ہے اور نیشنل اسمبلی ہے، اس سے 10 روز کے اندر اپنے فیصلے کی توثیق کروانی ہوگی، اپروول لینی ہوگی۔ اگر کہ صوبائی اسمبلی سے وہ نہ لیں، ان کی مرضی ہے، لیکن 10 روز کے اندر پارلیمان کے جو دونوں ایوان ہیں، سینٹ اور نیشنل اسمبلی، ان سے توثیق کروانی ضروری ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ایمرجنسی کی صورت میں اس صوبے کے انتظامی امور اور قانون سازی کا اختیار وفاق کے پارلیمان کے پاس منتقل ہو جائے گا خود بخود، اور دوسری بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت خود یا صوبائی گورنر کو اختیار دے سکتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے نمائندے کے طور پر وہاں تمام جو امور ہیں ان کو سر انجام دیں گے۔ وفاقی حکومت خود بھی دے سکتی ہے، لیکن ان کا جو ایک قسم کا نمائندہ ہے گورنر، ان کو بھی یہ اختیارات دے سکتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں۔ تاہم یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ ہائی کورٹ کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ گورنر کے پاس منتقل نہیں ہوتے۔ ہائی کورٹ اپنے اختیارات اپنے پاس ہی رکھتی ہے، ہائی کورٹ کے اختیارات کسی کے پاس نہیں جاتے۔ آرٹیکل 234 کے تحت اگر صدر کو صوبائی گورنر یہ رپورٹ پیش کر دے کہ صوبے میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں صوبائی حکومت آئین کے وضع کردہ طریقہ کار کے تحت کام نہیں کر سکتی، تو وہاں گورنر راج نافذ کرتے ہوئے تمام اختیارات اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا صوبے میں اپنے نمائندے گورنر کے حوالے کر سکتے ہیں۔ آئین کے مطابق اس صورت میں صوبائی اسمبلی کے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل ہو جاتے ہیں، جبکہ ہائی کورٹ کے اختیارات کبھی بھی نہیں لیے جا سکتے۔ ہائی کورٹ کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں۔ گورنر راج کی مدت کتنی ہوتی ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ گورنر راج کی مدت 2 ماہ ہو سکتی ہے، اور اس کی توثیق جو ہے، ایکسٹینشن جو ہے پارلیمان کی مشترکہ اجلاس سے کروانی ہوتی ہے، جبکہ گورنر راج میں مشترکہ اجلاس کے ذریعے ایک وقت میں صرف 2 ماہ کی توسیع ہی کی جا سکتی ہے، 2 ماہ کی ایکسٹینشن ہی کی جا سکتی ہے، جبکہ اس کی کل میعاد جو ہے کل ملا کر اوورآل 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ صدر پاکستان اگر چاہیں بھی 6 ماہ سے زیادہ گورنر راج امپوز نہیں کر سکتے کسی بھی صوبے میں۔ اگر اس دوران قومی اسمبلی تحلیل بھی ہو جائے تو صوبے میں گورنر راج 3 ماہ تک نافذ رہے گا، جب تک کہ وہاں قومی اسمبلی کے انتخابات نہ ہو جائیں یا سینٹ اس ضمن میں کوئی فیصلہ کر لے۔ تو یہاں آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مدت کتنی ہوتی ہے، اور کیا گورنر راج کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ سپوز پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لگا دیا، امپوز کر دیا گورنر راج کو، گورنر رول کو سندھ میں، تو کیا سندھ کے لوگ یہاں یا پھر وہاں کے پولیٹیشنز عدالت میں جا سکتے ہیں؟ یہ آئین کا 10واں باب ہے، یاد رہے۔ اسی کی شق نمبر 236 کے تحت اس باب میں موجود کسی بھی آرٹیکل کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن صدر کے پاس ایمرجنسی یا گورنر راج نافذ کرنے کے اختیارات نہایت ہی محدود ہیں، زیادہ نہیں ہیں صدر کے پاس اختیارات۔ انہیں ایسا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے عدالت میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ صوبے کے حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ انہیں یہ انتہائی اقدام
उठाने पड़े, यानी कि जो सदर पाकिस्तान है इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं, तो अपना बंदोबस्त करना होगा अदालत के लिए। अगर उनको कल अदालत बुलाए तो वो सारे जो है वो बताए, वो हालात, वो सिचुएशन बताए कि इसीलिए मैंने लगाए हैं, वहाँ इम्पोज़ किया है गवर्नर रूल को। ऐसे नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से भी प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता, बशर्त कि वहाँ कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए जो कि पाकिस्तान के लिए या कौम के लिए ख़तरा हो, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। क्या पहले कभी गवर्नर राज को अदालत में चैलेंज किया गया है? सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान पंजाब में नाफिज होने वाले गवर्नर राज का हवाला देते हुए कहते हैं कि उस वक़्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर राज लगाते हुए सूबाई असम्बली गवर्नर सलमान तासीर को तमाम अख्तियार सौंपे थे, मगर चंद दिन ही चल पाया था। यानी कि ये जो आसिफ जरदारी ने गवर्नर राज नाफिज किया था पंजाब में, वो चंद दिन ही चल पाया और अदालत में ये फ़ैसला चैलेंज हुआ था। यानी कि पहले भी अदालत में ये फ़ैसला चैलेंज हो चुका है। इस वक्त की हुकूमत को ये आर्डर वापस लेना पड़ा था। और इसके साथ साथ अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में माजी में कब और कितनी बार सूबों में गवर्नर राज नाफिज किया जा चुका है। सबसे पहले तो मुल्क में मार्शल लॉ के तमाम अदवार में सूबों में गवर्नर राज नाफिज रहा और तमाम अख्तियारात गवर्नरों के पास रहे। अगर हम हालिया तारीख में बात करें तो बलूचिस्तान में 2013 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत थी, तो उन्होंने सूबाई हुकूमत ख़त्म करके आइन के आर्टिकल 234 के तहत वहाँ गवर्नर राज नाफिज कर दिया था। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि कोयटा में जो शिया कम्युनिटी है उन्होंने धरना दिया था। उन्होंने 2 खुदकुश हमलों में अपनी बरादरी के 100 से ज़ायद की हलाकत के बाद ये धरना दिया था। तो हालात बहुत ही ख़राब हो गए थे कोयटा में भी और पूरे बलूचिस्तान में भी। तो इस सूरत हाल को निमटने के लिए आसिफ अली जरदारी जो कि उस वक़्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गवर्नर राज नाफिज किया था बलूचिस्तान में। इससे कबल भी पंजाब में आसिफ अली जरदारी ने 2009 में गवर्नर राज नाफिज किया था। उन्होंने वज़ीर आला के ओहदे से शहबाज शरीफ जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, इनकी नाअहली के बाद पैदा होने वाले बहरान से बचने के लिए गवर्नर राज नाफिज करते हुए इंतज़ामी हुकूमत गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को सौंप दिए थे। ताहम चंद हफ्ते बाद ही ये रोल ख़त्म किया गया था। गवर्नर पंजाब जिन्हें जनवरी 2011 में किया था मुमताज़ कादरी, जो कि इनके गार्ड थे, उन्होंने इन पर फायरिंग कर दी थी और इनकी जो है डेथ हो गई थी। और बाद में मुमताज़ कादरी को भी जो है सज़ाए फांसी दी गई थी। ये सलमान तासीर थे। अब आपने अपनी राय ज़रूर दें हमें कि क्या मौजूदा सूरत हाल में सिंध में गवर्नर राज नाफिज करना दुरुस्त है? सिंध में या किसी भी सूबे में क्या गवर्नर राज आपके मुताबिक दुरुस्त है? इसका आप कमेंट में जवाब देंगे। आपके इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है। आई होप कि यहाँ आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और इसके साथ साथ किसी भी टेस्ट की तैयारी, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या इंग्लिश के रिलेटेड MCQs हों, किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से आप हर किस्म के पास्ट पेपर्स देख सकते हैं, उनसे तैयारी कर सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं, उनके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन विद डिटेल मिल जाएगा। इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के लिए भी बेस्ट वेबसाइट है, करंट अफेयर्स के लिए भी बेस्ट वेबसाइट है। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा आप। और इसके साथ साथ PDF चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अपना टेस्ट लेने के लिए इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपना टेस्ट भी ज़रूर लें और दुआओं में याद रखें। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।